हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एसपी बघेल। आज हम लोग भारतीय रिजर्व बैंक तथा उसके कार्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए मित्रों, जैसे जो भी देश है उसके विकास में, उसके मुद्रा के नियंत्रण में सबसे बड़ा अगर रोल किसी का होता है तो वो रिजर्व बैंक यानी केंद्रीय बैंक का होता है। इसीलिए जितनी भी बैंकिंग प्रणाली है, उस बैंकिंग प्रणाली को संचालित करने के लिए, देश की मुद्रा को संचालित करने के लिए समय समय पर रिजर्व बैंक अपनी नीतियों, अपनी जो है सुझावों के माध्यम से सरकार और बैंकों के बीच सामंजस्य बनाकर देश में आने वाली मुख्य समस्याओं को नियंत्रित करने का कार्य करती है। देखिए, किसी भी देश की मुख्य समस्या दो ही है। एक है मुद्रास्फीति अर्थात महंगाई, और दूसरी मुख्य समस्या है बेरोजगारी। इन दोनों समस्याओं को दूर करने के लिए समय समय पर देश का रिजर्व बैंक अर्थात केंद्रीय बैंक अपने जो है मौद्रिक नीतियों के माध्यम से इन्हीं को कंट्रोल करने का कार्य करता है। देश में जो मुद्रास्फीति है उसे सामान्यतः महंगाई कहा जाता है, और देश में जो बेरोजगारी है वो मुख्यतः जो है मंदी के कारण उत्पन्न होती है। इन्हीं दोनों मुख्य समस्याओं को नियंत्रित करने के लिए भारत हो या दुनिया का कोई भी देश हो, प्रत्येक देश अपने यहाँ दो नीतियां अपनाते हैं। एक नीति जिसे कहा जाता है मौद्रिक नीति, और दूसरी नीति जिसे कहा जाता है राजकोषीय नीति। मौद्रिक नीति जिस पर जो है कंट्रोल देश का केंद्रीय बैंक यानी रिजर्व बैंक करता है, और राजकोषीय नीति जिस पर नियंत्रण देश की सरकारें करती हैं। तो मौद्रिक नीति पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। भारत में मौद्रिक नीति को नियंत्रित और संचालित करने का कार्य भारतीय रिजर्व बैंक का है। तो आज हम लोग भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना और उसके मुख्य कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के लिए सबसे पहले जो कार्य शुरू हुआ वो अंग्रेजों के दौर में 1914 में शुरू हुआ। मित्रों, जब अंग्रेज भारत में आए तो अंग्रेजों ने धीरे धीरे अपनी प्रेसिडेंसियों में अलग अलग बैंकों की स्थापना की, और प्रत्येक प्रेसिडेंसी के माध्यम से ही अपने बैंकिंग कार्यों को संचालित करने की कोशिश की। लेकिन जब उनका साम्राज्य पूरे भारत के अधिकांश क्षेत्रों पर प्रभावी रूप से चलने लगा, तब अंग्रेजों ने सोचा कि क्यों न जैसे इंग्लैंड में, फ्रांस में, अन्य देशों में रिजर्व बैंक है, उस तरह भारत में भी रिजर्व बैंक की स्थापना की जाए। इसी को ध्यान में रख करके 1914 ईस्वी में चेम्बरलिन कमेटी का गठन किया गया। 1914 ईस्वी में जब चेम्बरलिन कमेटी आई तो उस कमेटी के मेंबर लॉर्ड केन्स भी थे। जो अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हैं वो जानते होंगे, लॉर्ड केन्स जो है वो बहुत ही बड़े अर्थशास्त्रियों में गिने जाते हैं। उनकी एक किताब है जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जो 1929 की विश्वव्यापक मंदी के बाद लिखी गई सबसे अच्छी और प्रभावी पुस्तक मानी जाती है। तो भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना का कार्य करने के लिए अंग्रेजों ने जो 1914 ईस्वी में चेम्बरलिन कमेटी गठित की, उस कमेटी ने सुझाव दिया कि भारत की परिस्थितियां अभी ऐसी नहीं है कि अलग से जो है इंग्लैंड की तरह रिजर्व बैंक की स्थापना की जाए। ऐसे में अगर भारत रिजर्व बैंक के जो है ब्रिटिश भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना करना चाहते हैं तो अब भारत में कार्य कर रहे 3 प्रेसिडेंशियल बैंक, उस समय की सबसे बड़ी 3 प्रेसिडेंसी थी बंगाल, बॉम्बे और मद्रास। तीनों प्रेसिडेंशियल में अंग्रेजों ने 3 प्रेसिडेंसी बैंक खोले थे। एक का नाम था बैंक ऑफ बंगाल जो 1806 ईस्वी में खोला गया था, दूसरा बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 ईस्वी में खोला गया, और तीसरा बैंक ऑफ मद्रास 1843 ईस्वी में खोला गया। इन्हीं तीनों बैंकों को मिला करके 1921 ईस्वी में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। ध्यान से इस बात को समझ लीजिए कि 1921 ईस्वी में जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया स्थापित किया गया वो 1914 ईस्वी में गठित चेम्बरलिन कमेटी की सिफारिश पे हुआ था। चेम्बरलिन कमेटी की सिफारिश पर इन तीनों बैंकों को जब मिला करके इंपीरियल बैंक खोल दिया गया तो यह बैंक केंद्रीय बैंक का कार्य करने में सफल नहीं हुआ। तो उस समय भारत के विद्वानों में महत्वपूर्ण विद्वान और पूरी दुनिया में अपनी धीरे धीरे अंग्रेजों में
अपने ज्ञान की लोकप्रियता प्रदर्शित कर रहे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। अंबेडकर जी ने एक अपना लेख लिखा जिसमें उन्होंने कहा रुपए की समस्या और इसका समाधान। तो अंबेडकर साहब इसमें लिखा कि और यह सिफारिश की कि जो है द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी द ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। इस लेख में उन्होंने कहा कि जो भारत में अंग्रेज केंद्रीय बैंक खोलना चाहते हैं, अगर वास्तव में वो भारतीयों के हितैषी हैं और भारत में ब्रिटेन की तरह वित्तीय व्यवस्था लागू करना चाहते हैं, तो वो भारत में एक केंद्रीय रिजर्व बैंक ऑफ इंग्लैंड की तर्ज पर खोलें। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंग्लैंड की तर्ज पर भारत में केंद्रीय बैंक यानी रिजर्व बैंक खोलने की सिफारिश B.R. अम्बेडकर साहब ने किया। अम्बेडकर साहब के ही सुझाव को देख करके 1926 ईस्वी में हिल्टन यंग की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई और उस कमेटी का नाम था रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस 1926 ईस्वी में जब अपनी रिपोर्ट दी तो उसी रिपोर्ट को जो है इंग्लैंड के लेजिस्लेटिव का असेंबली में इसे पेश किया गया। लेकिन 1931 में वहां पर भी मतभेद थे। कुछ अंग्रेज ब्रिटिश सांसद ये चाहते थे कि भारतीयों का विकास किया जाए, लेकिन कुछ ब्रिटिश सांसद ये नहीं चाहते थे कि भारतीयों का विकास अंग्रेजी ढंग पर किया जाए। इसलिए 1931 में रॉयल कमीशन की सिफारिशें पास नहीं हो पाई। 1931 में रॉयल कमीशन की सिफारिशें पास नहीं हो पाई। फिर इसी बिल में संशोधन करके 1934 ईस्वी में पुनः जो है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के लिए रॉयल कमीशन की सिफारिशें पेश की गई और ब्रिटिश संसद में एक अधिनियम बना RBI अधिनियम 1934। उसी RBI अधिनियम 1934 के तहत भारत में 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना में मुख्य रूप से जो सवाल बनते हैं वो यही बनते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस कमेटी की सिफारिश पर की गई। तो आप ध्यान रखें, बताएंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए गठित रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस थी और इसके अध्यक्ष हिल्टन यंग थे। तो ये पूछा जाए, यह भी लिखा जाता है कि रॉयल कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? हिल्टन यंग। या पूछ लेता हिल्टन यंग कमेटी की सिफारिश पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। तो दोनों प्रश्न सही है, रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस एंड हिल्टन यंग कमेटी। तो भारत में 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई और इसके गवर्नर बनाए गए रिजर्व बैंक के सर ऑसबोर्न स्मिथ। सर ऑसबोर्न स्मिथ RBI के पहले गवर्नर थे। दूसरे गवर्नर इसके बनाए गए जेम्स टेलर और तीसरे गवर्नर बनाए गए 1943 ईस्वी से लेकर 1949 ईस्वी तक भारत के प्रोफेसर CD देशमुख। CD देशमुख RBI के पहले भारतीय गवर्नर हैं, RBI के पहले स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर हैं और RBI का राष्ट्रीयकरण, चूंकि भारत 1947 में पूर्ण रूप से जब आजाद हुआ तो आजादी के बाद भी गवर्नर के पद पर CD देशमुख सर ही थे। तो ये पूछा जाता है, आपके सवाल प्रश्न बनते हैं छोटी परीक्षाओं में, बड़ी में भी बनते रहते हैं कि RBI के पहले गवर्नर कौन थे, RBI के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, RBI के जो है राष्ट्रीयकरण के समय गवर्नर कौन थे। तो आपका जवाब होगा RBI के पहले गवर्नर सर ऑसबोर्न स्मिथ थे, RBI के पहले भारतीय गवर्नर CD देशमुख थे, RBI के राष्ट्रीयकरण के समय भी गवर्नर CD देशमुख थे। तो RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई, लेकिन इसका मुख्यालय आप पढ़ते हैं मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। ध्यान रहे आपको कि पहले जो है 1935 से 1937 ईस्वी तक RBI का मुख्यालय बंगाल यानी कोलकाता में स्थित था। 1937 से आज तक RBI का मुख्यालय यानी कार्यालय जो है मुख्य
मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। आरबीआई का एक मुख्यालय है, 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं और आरबीआई के एक एक कार्यालय सभी राज्यों की राजधानियों में पाए जाते हैं। आरबीआई का क्षेत्रीय कार्यालय जिस राज्य की राजधानी में नहीं पाया जाता है वहां पर आरबीआई के कार्यों को एसबीआई द्वारा किया जाता है। आरबीआई का मुख्य कार्य अभी हम लोग चर्चा बाद में करते हैं, थोड़ा सा और इससे मुख्य तथ्यों के बारे में जान लेते हैं। तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 में हुई। आरबीआई का पहले गवर्नर ऑसबोर्न स्मिथ, आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर सर जो है सीडी देशमुख। आरबीआई का जो वित्तीय वर्ष, लेखा वर्ष या फाइनेंशियल ईयर है वह है आपका 1 जुलाई से 30 जून रखा गया। ये ध्यान रखिए, 1 जुलाई से 30 जून तक है। बाकी भारत सरकार का जो वित्तीय वर्ष है 1 जो है अप्रैल से 31 मार्च के बीच रखा गया है। बहुत से देशों का, हर देश का अलग अलग फाइनेंशियल है, लेखा वर्ष है, इस पर हम लोग कभी बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन भारत का आरबीआई का 1 जुलाई से 30 जून के बीच वित्तीय लेखा जोखा किया जाता है। आरबीआई के गवर्नर मंडल में कुल जो है पहले सदस्य 19 हुआ करते थे, बाद में 21 हुए। फिर सरकारें इसको बदलती रहती हैं, लेकिन आप मोटे तौर पे ये जानते रहिए कि आरबीआई का एक गवर्नर होता है, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, 4 क्षेत्रीय कार्यालयों के गवर्नर होते हैं और 10 विभिन्न मामलों के वित्तीय विशेषज्ञ होते हैं। कोई भी क्षेत्र हो, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र हो, परिवहन क्षेत्र हो और बीमा क्षेत्र हो, प्रत्येक क्षेत्र के एक एक विशेषज्ञ, इस तरह से 10 विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न मामलों के विशेषज्ञ आरबीआई के गवर्नर मंडल में होते हैं। आरबीआई के गवर्नर मंडल में भारत सरकार का वित्त सचिव भी शामिल होता है और वित्त सचिव के एक सहायक को भी गवर्नर मंडल में रखा जाता है। इसीलिए यह ध्यान रहे कि यह पूछता है भारत में प्रचलित 1 रुपए की नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है, तो आप ध्यान रखेंगे वित्त सचिव का, क्योंकि वह गवर्नर मंडल में शामिल होता है। आरबीआई के जो है गवर्नर, वर्तमान में गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं। शक्तिकांत दास के पहले आप जो है 2000 से अगर देखें तो 3-4 पिछले गवर्नर याद रखें। डॉक्टर मनमोहन सिंह भी आरबीआई के गवर्नरों में रहे हैं। तो आप ध्यान रखें कि 23वें गवर्नर, 24वें और 25वें। 23वें गवर्नर आपके रघुराम राजन जी थे, 24वें गवर्नर उर्जित पटेल जी थे और जो है 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं। आरबीआई के गवर्नर में शक्तिकांत दास इतिहास के विशेषज्ञ हैं। सामान्यतः यह देखा जाता है कि गवर्नर आर्थिक मामलों का, अर्थशास्त्र का विशेषज्ञ होना चाहिए। अपवाद की बातें होती रहती हैं, फिलहाल इतना है। इसके बाद आरबीआई के हम लोग कार्यों पे चर्चा करेंगे। आरबीआई के कार्य पर जो है हम लोग जब चर्चा करेंगे तो इससे पीछे आरबीआई की और कुछ बातें जान ले। आरबीआई जो है मुख्यतः भारत का केंद्रीय बैंक है। जितनी मौद्रिक नीतियां बनती हैं, भारत में जितनी भी मौद्रिक जो है कार्यवाहियां की जाती हैं बैंकों के खिलाफ, वो सब आरबीआई द्वारा ही तय किया जाता है।